दोस्तों नमस्कार। मैं बी.एम. मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी सेठ जी। सेठानी नहीं चाहती थी कि गीता उनका घर छोड़कर जाए। वो जानती थी कि गीता जैसी ईमानदार और मेहनती नौकरानी का मिलना मुश्किल है। सेठानी को जब लगा कि गीता अब उन्हें छोड़कर चली जाएगी तो उन्होंने अपने शातिर दिमाग को घुमाना शुरू कर दिया। गीता पर बेबुनियाद चोरी का आरोप लगा दिया और उसे धमकी दी कि यदि वो घर छोड़कर गई तो उसे पुलिस को सौंप देंगे। लेकिन कहते हैं सांच को आंच नहीं। एक दिन ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद गीता को भी नहीं थी। गीता आजाद हो गई। तो आइए सुनते हैं एक धनवान स्वार्थी महिला के जाल में फंसी गरीब लड़की की कहानी। छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। गहरी नींद में सो रही गीता चीखती हुई उठी और बिस्तर पर बैठ गई। शायद उसने कोई डरावना सपना देखा था। गीता का पूरा बदन पसीने से तरबतर था। उसने अपने हाथों से सिर को यूं दबा रखा था मानो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। कहां फंसा दिया मां ने मुझे। इससे अच्छा था कि कहीं मजदूरी करके पेट पाल लेती। अब मैं यहां से ना तो जा सकती हूं और ना ही सिर पर लगे कलंक को धो सकती हूं। हे भगवान, न जाने क्या होगा मेरा। गीता बीते 10 साल से सेठ राधे श्याम के यहां घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। पहले उसकी मां सुनीता राधे श्याम के यहां काम करती थी। सुनीता राधे श्याम और उनकी पत्नी सुवर्णा की विश्वास पात्र थी। काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी के कारण सुनीता ने सेठ राधे श्याम और सुवर्णा के हृदय में जगह बना ली थी। कुछ दिनों बाद सुनीता की अचानक तबीयत खराब हुई और वो चल बसी। मृत्यु के पहले उसने राधे श्याम से वादा किया था कि उसके जाने के बाद उनके घर की जिम्मेदारी उसकी बेटी गीता संभालेगी। उसने गीता से कहा था, बेटी, इस घर से मेरा पेट पला है। मेरे जाने के बाद यहाँ का सारा काम धाम तुम देखोगी। ध्यान रखना, सेठ जी को किसी तरह की शिकायत का मौका न मिले। बेटी गीता ने अंतिम समय में मां को विश्वास दिलाया था कि वो सेठ और सेठानी जी की सेवा में कोई कोर कसर न छोड़ेगी। उस समय गीता की उम्र 15 साल रही होगी। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और उनके साथ एक किराए के मकान में रहती थी। पिता ठेले में सब्जियां बेचा करते थे और माँ सुनीता शहर के प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी सेठ राधे श्याम के यहाँ झाड़ू पोंछा, बर्तनों की सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। गीता जब 10 साल की थी तो पिता की मृत्यु हो गई और जब 15 साल की हुई तो मां भी छोड़कर चली गई। मां बाप के जाने के बाद गीता अकेली हो गई। इसलिए सेठ राधे श्याम ने उसे रहने के लिए अपनी हवेली में ही जगह दे दी। सेठ राधे श्याम की कोई औलाद नहीं थी। गीता दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती। मां के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को उसने खुशी के साथ स्वीकार किया था। इसलिए सेठ और सेठानी की देखरेख एक बेटी के रूप में करती। गीता चंचल और स्पष्ट बोलने वाली लड़की थी। हालांकि सेठ राधे श्याम गीता को बेटी जैसे ही मानते थे, परंतु उनकी पत्नी सुवर्णा का बर्ताव गीता के प्रति कुछ ठीक नहीं था। गीता का चंचल स्वभाव सुवर्णा को पसंद न था। वो गीता को अक्सर शक की निगाहों से देखा करती थी। किसी न किसी बात पर उसे टोकती रहती और एहसास कराती कि वो महज उनकी नौकरानी है। उम्र का लिहाज करते हुए गीता सेठानी की बातों को नजरअंदाज करती रहती। यूं भी मां के जाने के बाद उसका इस दुनिया में कोई नहीं रह गया था। इसलिए वो सेठ और सेठानी में मां बाप की ही छवि देखती। सेठानी सुवर्णा में धन का अहंकार था
और ये अहंकार उनके व्यवहार में भी झलकता था। जीवन के 60 साल पूरे कर चुकी सेठानी के मन में औलाद न होने का भी दुख था और यदा कदा ये दुख उनकी जुबान से खींच के रूप में बाहर आ जाता। मां से किए गए वादे के अनुसार गीता पहले तो सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा था। बिना किसी वजह के बार बार अपमानित होना उसे अखर रहा था। वो 25 साल की हो गई थी। इस उम्र में अकेलापन और आए दिन सेठानी के बुरे बर्ताव व डांट फटकार से वो तंग हो चुकी थी। जब उसे लगने लगा कि अब वो यहाँ ज्यादा दिनों तक न रह पाएगी, तो एक दिन उसने सेठानी से विनम्रता पूर्वक कहा, मालकिन, लगता है आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए सोच रही हूं कि मैं कहीं और काम ढूंढ लूं। और अब मेरे विवाह की भी उम्र हो रही है। यदि कोई ठीक ठाक लड़का मिल जाए तो मैं अपना घर बसा लूं। जीवन भर आपके सिर पर मैं बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। गीता का इस तरह खुलकर बोलना सेठानी को अच्छा न लगा, लेकिन गीता उनकी मजबूरी थी, क्योंकि घर के सारे कामों का बोझ उसने ही उठा रखा था। सेठानी ने तुरंत अपना रुख बदलते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? थोड़ा सा डांट दिया तो बुरा मान गई। दरअसल सेठानी डर गई थी कि गीता कहीं काम छोड़कर चली न जाए। उन्होंने कई दिनों तक गीता का मान मनोहार किया, लेकिन मन ही मन उनका शातिर दिमाग घूम रहा था। वो सोच रही थी कि ऐसा कौन सा जतन किया जाए कि गीता यहां से भागने न पाए। इस जैसी ईमानदार और मेहनती नौकरानी मिलने से रही, अगर ये चली गई तो हमारी गृहस्थी का सत्यानाश हो जाएगा। उस रात सेठानी गीता के बारे में ही सोचती रही। दूसरे दिन सुबह सेठानी तैयार होकर बाहर निकली और गीता से बोली, बेटा, आज मेरे मायके में पूजा पाठ का एक छोटा सा कार्यक्रम है। मैं जा रही हूं, शाम तक लौटूंगी। सेठानी चली गई। कुछ देर बाद सेठ राधे श्याम भी अपनी दुकान चले गए। गीता घर में अकेली थी। शाम को सेठानी लौटी और सीधे अपने कमरे में घुस गईं। उन्होंने गीता से कोई बात नहीं की। रात 10 बजे सेठ राधे श्याम भी घर आ गए। सेठ जी के आने के करीब आधा घंटे बाद कमरे से सुवर्णा के चीखने और रोने की आवाज आई। हे भगवान, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई। न जाने कौन मेरी सारी जमा पूंजी उड़ा ले गया। जब सेठ राधे श्याम दौड़ते हुए सुवर्णा के पास पहुंचे तो उसने और जोर से दहाड़ मारकर रोना शुरू कर दिया। देखिए तो, न जाने मेरे सारे गहने कौन ले गया। मैं अलमारी में ताला लगा कर गई थी, फिर पता नहीं किसने खोला। चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। सुवर्णा के दिखावटी आंसू देखकर राधे श्याम सब समझ गए। वो जान गए कि इस पूरे नाटक में सुवर्णा की कोई गहरी चाल है। फिर भी उन्होंने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, देखो सुवर्णा, अगर कोई चोर घुसा होता तो घर के और भी सामान ले जाता। वो सिर्फ तुम्हारे गहने भर क्यों चुराएगा? दिमाग ठंडा करके सोचो, तुमने कहीं और तो नहीं रख दिए अपने गहने? ढूंढो, कहीं न कहीं घर में ही रखे होंगे। अरे, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? सुबह जब मायके गई थी तो यहीं अलमारी में ही रखे थे मेरे जेवर। लौट कर आई तो सब गायब। सुवर्णा फिर चीखी। मुझे तो लगता है चोर घर का ही है। बाहर के आदमी की हिम्मत न पड़ेगी मेरे घर में घुसने की। सुवर्णा की बातों से उसकी मंशा जाहिर होने लगी। वो राधे श्याम के कानों में फुसफुसाई, ये सब गीता का करा धरा है। पूरे दिन अकेली वही घर में थी। सुवर्णा चिल्लाती रही और राधे श्याम चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सुबह सुवर्णा ने गीता को बुलाया और बिना किसी सबूत के सीधे उस पर चोरी के आरोप लगा दिए। सुवर्णा ने गीता को धमकाया भी
कि यदि उसने उसके गहने वापस न किए तो थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे। गीता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी सफाई में क्या बोले। उसने चुप रहना ही उचित समझा। इसके बाद सुवर्णा प्रायः रोज गीता को धमकी देती और गहने वापस करने को कहती। गीता जब ये कहती कि उसके सारे सामान देख लिए जाए तो सुवर्णा कहती कि तुमने गहने कहीं बाहर छुपा दिए होंगे। गीता ने कई बार घर छोड़ने की भी बात कही, लेकिन सुवर्णा उसे जेल में डलवा देने की धमकी देते हुए घर से बाहर कदम न रखने की सख्त हिदायत देकर चुप करा देती। गीता बुरी तरह से सुवर्णा के जाल में फंस चुकी थी। अगर वो घर छोड़कर जाती तो निश्चित रूप से सुवर्णा उसके सामने मुसीबत खड़ी कर देती। गीता घुट घुट कर जी रही थी। 10 साल से वो सुवर्णा के झूठे आरोपों के आक्रमण से आहत थी, लेकिन कल जो हुआ उससे गीता की सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। गीता रात भर नहीं सोई। उसके मन में डर भर गया था कि कहीं सुवर्णा उसे पुलिस के हवाले न कर दे। सेठ का घर उसे बंदी गृह जैसा लग रहा था। उसकी हालत एक कैदी जैसे हो गई थी। वो आजाद होने के लिए छटपटा रही थी। सुबह उसने डरावना सपना देखा। लगा कि सेठानी पुलिस वालों के साथ मिलकर उसे मारना चाहती है, लेकिन कहते हैं सांच को आंच नहीं। सेठ राधे श्याम को सारी सच्चाई का पता चल चुका था। सुबह उन्होंने गीता की चीख सुनी थी। उसका डरा हुआ चेहरा उन्हें दुखी कर रहा था। वो सीधे सुवर्णा के मायके पहुंचे। उन्होंने सुवर्णा के भाई को बुलाया और बहुत ही सरल अंदाज में बोले, तुम्हारी बहन यहां जो गहने रखकर गई थी उन्हें मंगाया है। भाई अंदर गया और गहनों की पोटली लाकर राधे श्याम को सौंप दिया। राधे श्याम जब गहने लेकर घर पहुंचे तो सुवर्णा की हालत न कुछ निगलने न कुछ उगलने वाली हो गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। राधे श्याम ने गहने सुवर्णा के सामने फेंक दिए और गीता को बुलाया। गीता, आज से मैं तुम्हारी छुट्टी कर रहा हूं। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारा जहां मन हो वहां जाओ। आज से तुम आजाद हो। आंखें पोंछती हुई गीता अपने कपड़े समेट कर चल पड़ी। उसके पीछे पीछे राधे श्याम भी निकल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने गीता को रोका और उसे एक बैग थमाते हुए बोले, गीता, इसमें कुछ रुपए हैं। इनसे तुम एक छोटा सा घर खरीद लेना और अपनी गृहस्थी बसा लेना। मेरी दुकान में एक नेक लड़का काम करता है, चाहे तो तुम उससे विवाह कर सकती हो। गीता राधे श्याम से लिपट कर ऐसे रोई मानो कोई बेटी अपने पिता को छोड़कर विदा हो रही हो। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।